हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स एंड बिज बाय सुहेल मेमन। इस चैनल में हम टैक्सेशन के इनसाइट्स देते हैं, बिजनेस के इनसाइट्स देते हैं इन यूएई एंड इंडिया। हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, हाउ टू बिकम अ ऑडिटर इन यूएई विद मिस्टर फारूक। उसका फीडबैक हमें काफ़ी पॉजिटिव मिला और मेरे कुछ कनेक्शंस ने मुझे पूछा है कि आप इसके बारे में और थोड़ा इन डेप्थ जाइए कि ऑडिटर यूएई में कैसे काम करता है, हाउ ही गोज विद हिज वर्क, कैसे उसकी शुरुआत होती है और क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। तो मैंने फारूक साहब को रिक्वेस्ट किया कि फारूक साहब, जब हमने एक ऑलरेडी पॉडकास्ट किया हुआ है तो व्हाई नॉट वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ माय लिसनर्स। सो आज का टॉपिक यही रहेगा कि एक ऑडिटर जो है वो यूएई में बिफोर यूएई कॉर्पोरेट टैक्स कैसे काम कर रहा था, कैसे काम किया जा रहा था, और आफ्टर यूएई कॉर्पोरेट टैक्स किस तरह से काम होगा। सो अ वार्म वेलकम टू यू फारूक साहब, Thank and you. thank you again for accepting my request and solving my queries of my as well as my listeners. तो सर, मुझे ये बताएं कि एज अ ऑडिटर जब आप एक काम स्टार्ट करते हो, व्हेन यू ऑन बोर्ड अ क्लाइंट, क्या प्रोसीजर्स होती है ऑन बोर्ड करने के क्लाइंट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने दोबारा टाइम दिया। फीडबैक अच्छा था तो रिक्वेस्ट की, तो फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स टॉक अदर इश्यूज। तो सबसे पहले जो आपने ऑडिटर के इश्यूज की बात की है, सबसे पहले जब भी हम कोई क्लाइंट ऑन बोर्ड करते हैं, यहाँ पे यूए में एक लॉ है, एएमएल। एएमएल का मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। यस, जो लॉज बहुत स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, इट्स मेड सो दैट यू कैन स्टॉप द मनी लॉन्ड्रिंग ओवर हियर। एम आई राइट सर? एग्जैक्टली। सर, आप इसको एलेबोरेट करेंगे? एएमएल में क्या है कि हम क्लाइंट को जब भी ऑन बोर्ड करते हैं, ये हमें मिनिस्ट्री की तरफ से रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको एएमएल लॉ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें वन ऑफ देम अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स भी है। इसमें रियल स्टेट भी आता है और प्रीशियस मेटल्स भी आती हैं, कॉरपोरेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी आते हैं। अब जब हम क्लाइंट को ऑन बोर्ड करते हैं बीइंग अ ऑडिटर, उस वक्त कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम मेक श्योर करते हैं। उन सर, आप थोड़ा सा ब्रीफ हाईलाइट करेंगे ना? मतलब मैं अगर समझ रहा हूँ कि एएमएल के लॉ हमें फॉलो करने हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, इट मीन्स दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट क्लाइंट जो है उसका केवाईसी हमें करना है, नो योर कस्टमर, दैट क्लाइंट इज अ प्रॉपर पर्सन, उस पर कोई केसेस नहीं चल रहे, एंड वो कोई जो काम जब हम करने वाले हैं उसके लिए तो ये ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है और ये सारी चीज़ें होगी, राइट? एग्जैक्टली। असल में एएमएल में क्या चीज़ें इन्वॉल्व, सबसे पहले हम क्लाइंट से लीगल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उन लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या इन्वॉल्व है? लाइसेंस है, मेमोरेंडम है, शेयर सर्टिफिकेट आ जाते हैं अगर फ्रीज उन कंपनी है, और जितने शेयर होल्डर्स हैं उनकी हम पासपोर्ट कॉपी लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड अप कर दूँ। सम टाइम होता है कि अगर इंडिविजुअल है तो उनके पासपोर्ट, लेकिन सम टाइम शेयर होल्डिंग में एंटिटी आ जाती है। अब वो जो एंटिटी है, अगर एंटिटीज़ है तो हम उस एंटिटीज़ के भी लीगल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। मेन पर्पज़ हमारा क्या होता है कि हमने टिल यूबीओ तक जाना है, यूबीओ का मतलब होता है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। ऑनर। तो यूबीए यूबीओ भी एक यहाँ पे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है कि एंड ऑफ द डे हु इज़ अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑनर। तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से तो रिकमेंडेड, एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही आपने रिकमेंडेड है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं स्कैनिंग के लिए। तो वो जब हम स्कैनिंग करते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये कंपनी क्या काम कर रही है, कहीं पे सैंक्शन लिस्ट में तो नहीं है, और जो शेयर होल्डर हैं वो सैंक्शन लिस्ट में तो नहीं है, और वो जो एक्टिविटी है वो कोई ऐसी परफॉर्म तो नहीं कर रहे जो कि अप्रूव्ड एक्टिविटी नहीं है। अब इस स्कैनिंग के बाद हम क्लाइंट को एक फर्दर क्वेश्चनियर भिजवाते हैं। अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो वो फर्दर क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में अगर बहुत सारे ट्रांसफ़र आ रहे हैं और अनइवन ट्रांजैक्शन है, और अगर टू मच कैश डिपॉजिट है तो भी रिस्क है, क्योंकि जब आप कैश में डील करते हैं तो इस रिस्क ही हो जाता है। तो ये हम चीज़ मेक श्योर करने के बाद हम अपना एंगेजमेंट लेटर देते हैं। अब ओके।
एंगेजमेंट लेटर इशू करते हैं तो क्लाइंट को हम ऑन बोर्ड कर लेते हैं। यस सर। तो सर हम पॉजिटिव बात करते हैं कि हमने एएमएल चेक कर लिया एंड एवरीथिंग इज ओके, हमने एंगेजमेंट लेटर शेयर कर दिया एंड इट इज साइंड एंड नाउ यू आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग द क्लाइंट और आपको अभी ऑडिट स्टार्ट करना है। तो जब ऑडिट आपको स्टार्ट करना है तो यूएई में, स्पेशली मैं यूएई को क्यों फोकस कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंडिया में हम भी ऑडिट करते हैं, पता है क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स मंगवाने ये वो। यूएई में पहले टैक्स नहीं था, तो ऑडिटर अपने ऑडिट को क्या एंगल से सोचते थे कि ये ऑडिट में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। बिकॉज इफ देर इज नो टैक्स मीन्स एक अथॉरिटी तो हो गई जिसको आपको रिपोर्ट ही नहीं करना है, लेकिन फिर भी यहाँ ऑडिट करना तो ज़रूरी था। फ्री जोन में तो मैंने सुना है कंपलसरी है, मैंने देखा हुआ है, और इवन मेन लैंड में भी देर इज़ अ रूल, लेकिन कुछ एंटिटीज ऑडिट करवाती है, कुछ एंटिटीज नहीं करवाती है। तो बिफोर टैक्स तो आई अंडरस्टैंड दैट ऑडिट जो होगा उसके लिए अप्रोच एक ऑडिटर का कैसा होता है, एक माइंड सेट क्या होता है, क्योंकि रिस्क नहीं है ना इतना। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो टैक्स अथॉरिटी नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम अपने जो प्रोसेस जो प्रोसीजर हैं उनको हम फॉलो ना करें। हम फिर भी मेक श्योर करते थे, यस, कि वहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, कहीं पे सबमिट नहीं होगी, लेकिन लाइसेंस रिन्यूअल के लिए वेंडर्स के लिए कुछ क्लाइंट्स को चाहिए होता है, कुछ इंटरनल रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि शेयर होल्डर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी तो लिखा हुआ है ना कि क्लाइंट्स को अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो जब शेयर होल्डिंग है तो उसमें फिर ऑडिटर रोल अदा करता है कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है और शेयर होल्डर्स की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो थर्ड पार्टी ही वेरीफाई करेगी ना एज ऑडिटर। यस। तो सर ऐसा समझते हैं कि इवन मैनेजमेंट है, देर आर न्यूमरस शेयर होल्डर्स, क्योंकि मैं यूएई में मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस व्हेन आई एम गाइडिंग माय क्लाइंट फॉर द टैक्स स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें, कि होल्डिंग लेवल की कंपनीज है, नीचे ऑपरेटिंग एंटिटीज़ है, होल्डिंग लेवल के ऊपर यूबीओज है। तो एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से थी कि वो रिलाई करते थे कि ऑडिटर ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं दैट आर करेक्ट, उसमें जो प्रॉफिट है या एक्सपेंसेस बुक किए गए दैट इज इन लाइन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर यूज्ड ओवर ईयर, आईएफआरएस। तो द रीजन बिंग के वो यूबीओज है वो आपके और आपके जैसे ऑडिटर्स पे ट्रस्ट करते हैं कि इन्होंने ऑडिट करके दिया है और इसकी वजह से ये सही होगा। और मेरे जहन में एक बात आती है कि बैंक्स भी यूज़ करती है ऑडिट रिपोर्ट्स को व्हेन यू एग्जैक्टली। आर अप्लाइंग फॉर द लोन। सो इवन दो देर वॉज नो कॉर्पोरेट टैक्स, इसकी इम्पोर्टेंस तो फिर भी इतनी है ही कि थर्ड पार्टीज आर यूजिंग दिस ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल। जब ऑडिटर रिपोर्ट देता है तो सम टाइम क्या क्लाइंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और कहीं पे उन्होंने अगर टेंडर के लिए सबमिशन करनी है इंटरनल यूज़ के लिए, इवन के सम कंपनीज, यूएई एक ऐसी जगह है यहाँ पे हर कोई ग्रो ही करता है। तो मैंने अपने मोर और लेस 20 ईयर एक्सपीरियंस में यही देखा है कि जो भी आया यहाँ पे, जिसने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ग्रो किया है। हाँ ओके, जिसने नहीं फॉलो किया ऑफ कोर्स उसके लिए तो ट्रबल ऑलवेज रहता है यहाँ पे। तो जिसने फालतू, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो फिर आप ग्लोबली ग्रो करते हैं। जब ग्लोबली ग्रो करते हैं तो फिर एक ऑडिटर की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। इवन दो टैक्स अथॉरिटी नहीं थी, स्टिल यहाँ पे लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट कि आप एक ऑडिट करवाएं और अथॉरिटी को सबमिट करवाएं। स्पेशली बहुत सारे फ्री जोन है, जैसे डीएमसीसी है, हमरिया फ्री जोन है, सैफ जोन है, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, जबल अली फ्री जोन है। तो ये सारे फ्री जोन जो हैं यहाँ पे आपको एवरी ईयर टू रिन्यू द लाइसेंस रिक्वायरमेंट थी कि आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस से तो, ऑडिट की इम्पोर्टेंस से तो डिनाई नहीं किया जा सकता। सर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, यूएई में वीएटी है 2018 से। तो जब आप ऑडिट कर रहे होते हो तो इवन ऑडिट की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वीएटी में आपने कोई कुछ टर्नओवर डिक्लेयर किया है और फाइनल स्टेटमेंट्स में, फाइनल अकाउंट्स में कुछ और टर्नओवर डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे भी एक ऑडिटर का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है टू मैच। एंड फ्रेंड्स यूएई में जो वीएटी है इट्स कुछ कंपनी मंथली फाइल करती है, कुछ कंपनी क्वार्टरली फाइल करती है, पर एक यूनिकनेस यूएई में ये है कि आपको कौन सा क्वार्टर
है वो FTA डिसाइड करता है। फॉर एन एग्जांपल, आई अप्लाइड फॉर अ नंबर इन द मंथ ऑफ, वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। FTA ने डिसाइड किया कि मुझे कैलेंडर क्वार्टर नहीं देना है आपको, मुझे कोई और क्वार्टर देना है आपको, और हम फाइनेंशियल ईयर में कैलेंडर क्वार्टर फॉलो कर रहे हैं। तो वो टाइम पे ये ऑडिटर का रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो ये पर्टिकुलर ईयर जब ऑडिट हो रहा है तो वो 12 मंथ्स के पीरियड में जो VAT के रिटर्न में टर्नओवर है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर है वो मैच हो। एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जब आप सेल्स, अब वीएटी में सेल्स परचेजेस आपकी आ जाती हैं, जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द ऑडिट आपने अथॉरिटी को क्या रेवेन्यू सबमिट किया है और आपकी बुक्स में क्या आ रहा है, और देयर कैन बी सम चेंजेस। मेन रीज़न क्या हो सकती है कि पीरियड का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि जब आप सेल्स चेक कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये मेरी ज़ीरो रेटेड है या 5% आएगा, क्योंकि उनको वीएटी के लॉ का आइडिया नहीं है। अब जैसे मैं वैट टैक्स एजेंट भी हूँ और एक्साइज टैक्स एजेंट भी हूँ, तो हम ये इसीलिए ऑडिटर को ये नॉलेज होना चाहिए कि जब वो ऑडिट करे, अगर मुझे वैट का नॉलेज नहीं है तो मैं अपने क्लाइंट को ना तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ और ना ही मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। तो इसलिए ऑडिटर को वैट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइंट की रिकन्सिलेशन बनाते हैं, उसमें बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। अब किसी का, अब बहुत सारे क्लाइंट हैं वो कह रहे हैं कि जी हम ज़ीरो रेटेड हैं, लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं तो उनके पास एग्जिट पेपर नहीं होता। मेनली जो है कि आप यूएई से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक एग्जिट पेपर बनता है, तो अगर बाई ईयर कर रहे हैं तो एयरवेज बिल बनता है, तो वो नहीं होता। वो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे जो ब्रोकर जो कार्गो वाले बैठे हुए हैं उनको दे दिया और समझा कि ये मेरे एक्सपोर्ट होगी। तो इसलिए एक्सपोर्ट करते वक्त ज़ीरो रेटेड में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अपने जितने मेरे अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो भी व्यूअर हैं, जो भी इन्वेस्टर सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ वंस अ लाइफ एटलीस्ट आप मस्ट वैट हेल्थ चेकअप मस्ट करवाएं। क्योंकि हम ये, और पहले ओके जो पास्ट में हो गया आई कांट कमेंट, बट नो, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, अभी वीएटी भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है। तो एक दफ़ा आप वैट हेल्थ चेकअप मस्ट करवाएं, तो इससे आपको एटलीस्ट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलेगा कि दैट यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। अदरवाइज जब एफटीए का ऑडिट आएगा तो फिर उनके पास कोई आंसर नहीं होगा। यस सर, तो मैंने ये भी देखा है सर, FTA का जब ऑडिट आता है, एज पर माय एक्सपीरियंस, FTA का ऑडिट आता है तो दे रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या टर्नओवर डिक्लेयर किया और आपने VAT के रिटर्न में क्या डिक्लेयर किया। इवन दो द फाइनेंशियल ईयर और अ क्वार्टर, कैलेंडर क्वार्टर डजंट मैच, वो हमसे रिकंसिलिएशन मांगते हैं और बुक से उसको कंपेयर करते हैं। आपने ऑडिट करवाया तो ठीक है, ऑडिट नहीं भी करवाया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको कंपेयर तो FTA फिर भी करता है। तो अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट है तो फिर FTA को भी एक अश्योरेंस हो जाता है, एक रिलायबिलिटी आ जाती है कि यार ऑडिटेड फिगर्स है, उसको मैं बेस पकड़ता हूँ और अब चेक करता हूँ कि VAT के रिटर्न में जो हमने जो डिक्लेयर किया है वो कितना मिसमैच हो रहा है और क्या इवेजन है इसमें या देयर इज अ मिस्टेक और एनीथिंग, एंड देन उसके आगे वे फॉरवर्ड। वो ऑडिटर की फिगर्स आई थिंक एफटीए ट्रस्ट करता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अथॉरिटी तो है, लेकिन हम अंडर द अथॉरिटी हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर हैं तो हम इंडिपेंडेंट हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के अंडर भी हैं और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेडरल टैक्स अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल, आप ऐसे समझ लें कि हम एफटीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदर वे अराउंड, मेकिंग श्योर कि क्लाइंट का टर्नओवर प्रॉपर एज पर लॉ डिस्क्लोज हो रहा है। यस, वहाँ पे कुछ हो सकते हैं एरर, एक ह्यूमन एरर हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल आई कैन से, लेकिन ब्लंडर नहीं होना चाहिए। माइनर ओके एडजस्टमेंट आप नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं, ओके। इसलिए वैट हेल्थ चेकअप इसलिए तो रिकमेंड कर रहा हूँ कि बीइंग अ टैक्स एजेंट के आप वैट हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं एक दफ़ा। उससे आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा और फॉर फ्यूचर वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वैट का आपकी कंपनी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो इट विल रिमेन सेम। आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, एग्जाम्प्ट सेल हैं या स्टैंडर्ड रेटेड हैं,
तो वो ऑलवेज रिमेन सेम। तो इसलिए वन टाइम आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि गो फॉर दैट हेल्थ चेकअप। ओके सर, जब बात वीएटी हेल्थ चेक की चल रही है, मी ऑल्सो बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट, मेरे जहन में एक बात आई कि वीएटी हेल्थ चेक आप करवा लीजिए। हम करते हैं क्लाइंट्स के लिए, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं क्लाइंट्स के लिए। वीएटी हेल्थ चेक करवाने से जब डिस्क्रिपेंसीज निकलती है तो हम वॉलेंटरी डिस्क्लोजर फाइल कर दे, सो दैट वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम पेनल्टीज। क्योंकि अगर अथॉरिटीज ने फाइंड कर लिया कि ये चीज़ें आपने मिस्टेक की है, तो ऑब्वियसली पेनल्टीज आएगी। तो इट्स बेटर दैट हेल्थ चेक करवा के, जो हम क्लाइंट्स के साथ कर यूजुअली कर रहे होते हैं, हेल्थ चेक करवा के उनको रिकमेंडेशन दे देते, दिस आर द डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन योर वीएटी रिटर्न, आइदर यू हैव टेकन मोर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आप परचेज पे या सर्विसेज पे क्रेडिट लेते हो वो आपने ज़्यादा ले लिए, या कुछ सेल्स बुक आपने की है जीरो रेटेड जो कि टैक्सेबल थी। तो ये सारी चीज़ों को आप करेक्ट कर लीजिए और ए वॉलंटरी डिस्क्लोजर फाइल कर लीजिए, सो यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द पेनल्टी। तो सर आप इसमें कुछ ऐड कर दीजिए। इसमें ऐड यही करता हूँ कि सम टाइम क्या होता है कि लॉ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती। तो एक दो दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमें क्लाइंट का ऑडिट कर रहे थे, फाइनेंशियल ऑडिट, लेकिन जब हम वीएटी के पॉइंट पे गए तो वहाँ पे हमें भी कन्फ्यूजन हो गई। तो फिर उसमें क्या है कि एफटीए आपको गाइड कर देता है। अगर समवेयर यू यू डोंट दैट यू नो दो कि लॉ भी क्लियर नहीं है और आप भी डाउट में हैं कि ओके इधर वे इट कैन गो, तो उसमें क्या होता है कि फिर बजाय इसके कल को अथॉरिटी आए और वो फाइन करे और फिर वो बताए, तो एफटीए ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो लॉन्च किया हुआ है कि आप एफटीए से एडवाइस ले सकते हैं कि ये मेरी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो आप ऑलवेज ऑन द सेफर साइड। अदरवाइज लेटर ऑन अगर थाउजेंड्स में या मिलियंस में, क्योंकि हम यूएई में हैं और हमने गवर्नमेंट हमारे लिए इतना, जो यूएई अथॉरिटीज़ हैं या यूएई गवर्नमेंट है हमारे लिए सब कुछ प्लेटफॉर्म परफॉर्म कर रही है जो क्रॉस द ग्लोब नहीं है। ट्रस्ट में सिक्योरिटी वाइज भी और कंप्लाइंस वाइज भी यहाँ पर रिलैक्स लाइफ है। तो हमें भी चाहिए कि उस अथॉरिटी के गाइडलाइन को फॉलो करके हम अपने बिजनेस में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम पीस ऑफ माइंड रहेंगे, बिजनेस भी ग्रो करेगा और इस तरह से अथॉरिटी भी इनफैक्ट है इवन के दे प्रेज कि हम उनकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। यस सर। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा, जब सर बात कर रहे हैं एफटीए, एफटीए का जो ये है फुल फॉर्म है, इट्स फेडरल टैक्स अथॉरिटी। जैसे इंडिया में होती है इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट, वैसे ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जिसको हम बात करते हैं यूजुअली इन आवर टर्म्स एफटीए। यहाँ पे सर हमारे पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाँ, एफबीआर। एफबीआर, यस। हाँ, तो इसी तरह से अथॉरिटी ओवर ईयर इज फेडरल टैक्स अथॉरिटी। जब सर बात कर रहे थे कि एफटीए हमें हेल्प करता है, मतलब सर उसकी बात कर रहे थे कि हम एफटीए को प्राइवेट क्लैरिफिकेशन फाइल कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन इन लॉ। तो वो कंफ्यूजन इन लॉ में फिर एफटीए जो है वो आपको उसका आंसर विद इन सम वर्किंग डेज आपको उसका आंसर मिल जाता है, एंड देन वो आंसर आप पे बाइंड हो जाता है, फिर आपको वो फॉलो करना है। तो दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली, प्राइवेट क्लैरिफिकेशन। एग्जैक्टली। ये नहीं है कि एफटीए ने जो कह दिया आप कहें ये तो मेरे अगेंस्ट है, तो हमने तो रूल्स को फॉलो करना है। तो एफटीए को फॉलो करेंगे तो हमें फ़ायदा है। जैसे सर यहाँ पे प्राइवेट क्लैरिफिकेशन हम बोलते हैं, इंडिया में हम इसको यूज़ करते हैं एडवांस रूलिंग। ओके। तो इस तरह से इसके टर्म्स और स्लैंग्स डिपेंड करते हैं डिफरेंट है। कंट्री टू कंट्री। और यूएई में बेनिफिट ये है ना कि आप ग्लोबल टर्म्स सीख जाते हो कि यार यूके में क्या टैक्स है, कनाडा में क्या है, यूएस में क्या है, यूरोप में क्या है, बिकॉज क्लाइंट्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर। तो फिर हम उनके कंसल्टेंट्स के साथ वी हैव अ जॉइंट मीटिंग कि भाई आपकी डोमेस्टिक टैक्सेशंस क्या है, ये क्लाइंट को हम ये स्ट्रक्चर रिकमेंड कर रहे हैं, तो इससे वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, नॉन रेसिडेंट स्टेटस, पर्सनल इनकम टैक्स। एग्जैक्टली। तो यूएई में बैठने का जो फायदा है ना एज अ चार्टर्ड अकाउंट, ये है कि आप ग्लोबली जो टैक्स के रूल्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्लाइंट्स आप उसको भी लर्न कर लेते हो। एंड वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूंगा, जो टैक्सेशन एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं यूएई में आके या कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। वो आपको आपकी कंसल्टेंसी क्लाइंट को गाइड करने में बहुत ही बेनिफिट करता है। एब्सोल्युटली राइट, नो डाउट। तो सर हम बात कर रहे थे ऑडिट की बिफोर कॉर्पोरेट टैक्स। यूएई कॉर्पोरेट टैक्स, वी आर इन द कॉर्पोरेट टैक्स एरा राइट नाउ।
लॉ ये कहता है कि 50 मिलियन दिरहम्स के अबव आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवाना है। मैंने मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट में जहाँ पे मैं एज अ गेस्ट गया हूँ वहाँ पे भी मैंने बोला है कि इवन दो 50 मिलियन दिरहम्स के अबव द लॉ सेज दैट यू नीड टू डू द ऑडिट, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 50 मिलियन दिरहम्स के नीचे भी हो तो आपको ऑडिट करवाना चाहिए, जस्ट फॉर योर सेफ्टी, दैट वॉट एवर यू आर सबमिटिंग टू अ टैक्स अथॉरिटी is checked by a professional and then you are in a safe place। सेफ तो सर टैक्स में कोई भी नहीं होता वैसे, लेकिन यू आर इन अ सेफ प्लेस के एटलीस्ट माई ऑडिटर हैज चेक्ड एंड आई एम विद इन द लॉ। तो यूएई कॉर्पोरेट टैक्स आने के बाद एज अ ऑडिटर आपके माइंडसेट और आपके स्कोप ऑफ वर्क या आपकी चेकलिस्ट में क्या चेंजेस आपने किए और कैसे आप अप्रोच करते हो? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहा है यूए में, ऑलरेडी हो गया है। तो ऑडिट उसका फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो दिसंबर ईयर एंड है। तो जब कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो फिर जब तो 2025 में हम जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है, ना सिर्फ एज ऑडिटर, जो हमारे लिसनर हैं, जो हमारे इन्वेस्टर हैं यूएई में, उनको भी करनी है, क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है। इस अगर क्लाइंट की तरफ से हमें सपोर्ट मिले तो हमारी जो कॉस्ट है ऑडिट की वो रीज़नेबल रहती है। अगर क्लाइंट हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हमें ऑलवेज प्रॉब्लम आते हैं। उसकी सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, दो तीन हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम क्लाइंट के साथ ऑडिट करने गए, स्टार्ट किया। तो क्लाइंट जो अच्छे अकाउंटेंट हैं, जो अच्छे क्लाइंट हैं, वो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप वो क्या करते हैं, ईयर एंड के ऊपर आप जिनकी इन्वेंट्री होती है उनका स्टॉक काउंट करते हैं। यस, और वो इंडिपेंडेंटली ऑडिटर को भी बुला लेते हैं कि सेंड यूर वन ऑफ यूर रिप्रेजेंटेटिव। अदरवाइज यहाँ पे थर्ड पार्टी से भी और स्टॉक काउंट होता है, कुछ हाँ। कंपनीज हैं जो स्टॉक काउंट करती हैं, ओके, उनका भी एक्सेप्टेबल होता है। अगर एक क्लाइंट है, ऑडिटर को नहीं हायर किया, उन्होंने थर्ड गुड अकाउंटिंग फर्म को हायर कर लिया और हम उनसे भी कंफर्मेशन ले लेते हैं, तो ऑडिटर के लिए इट्स ओके, एक्सेप्टेबल हो जाता है, एज लॉन्ग एज वो ऑडिटर हों, अकाउंटेंट हों और किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि कोई भी बी कॉम आया, तो बी कॉम की तो प्रोफेशनल बॉडी नहीं होती, सॉरी, मतलब आई डजंट, मेरा मकसद जो बी कॉम को हिट करना नहीं है, बस ऐसे एक मैंने लेकिन अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आई कैप के हैं, या ACCA हैं, या ICAW हैं, तो जो ये बॉडीज़ हैं, उन बॉडीज़ के कुछ रूल्स हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स के अंडर काम करते हैं। तो इसलिए जो प्रोफेशनल है तो वो एक बॉडी के अंडर काम करता है, तो वो ऑफ कोर्स, क्योंकि अदरवाइज उसका लाइसेंस जो है ना रिन्यू नहीं होगा। तो थर्ड पार्टी से स्टॉक काउंट का आ गया, अगर क्लाइंट स्टॉक काउंट कर ले तो ऑडिटर का बहुत सारा टाइम और एनर्जी, एफर्ट और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। सर नॉट ओनली ऑडिटर, इवन एज अ टैक्स कंसल्टेंट और एज अ टैक्सेशन एक्सपर्ट, अगर क्लाइंट का अकाउंटेंट जो है वो पावरफुल होता है ना तो हमारी मेहनत वैसे ही कम हो जाती है, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इन लाइन। और सबसे पहली चीज़ है सर IFRS फॉलो करना है, IFRS फॉर SMEs और आइदर IFRS नॉर्मल फुल, ठीक है, IFRS फुल। तो अकाउंटेंट जो है यहाँ पे मैंने देखा है जो हायरिंग होती है इन गुड कंपनीज, जो हायरिंग होती है अकाउंटिंग, या आप ऐसा मान लीजिए अकाउंट मैनेजर या अकाउंट एग्जीक्यूटिव, वो भी फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, आइदर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, एनीवेयर, इट डजेंट मैटर, पर वो भी एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो अकाउंटिंग की पोजीशन भी हैंडल कर रहा होता है इन अ गुड कंपनी विद अ गुड टर्नओवर। तो जब वो प्रोफेशनल हैंडल कर रहा होता है तो उसे पता है कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं वो मेंटेन करने हैं। तो जितनी बेहतर तरीके से ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती है उसकी वजह से ऑडिटर का भी और टैक्सेशन एक्सपर्ट का दोनों का काम आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मैं जितने भी हमारे यहाँ पे यूएई में इन्वेस्टर हैं उनको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, प्लीज़ ऑलवेज जो है ना प्रोफेशनल अकाउंटेंट हायर करें। कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल है तो डिफरेंस तो आएगा, लेकिन आपका जो काम है, आपके जो हेडेक है, जो आपके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो आप ऐसे कह लें कि आपने वो मिनिमाइज कर दिया ऑलरेडी। तो इसलिए ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। मैंने तो कुछ अपने क्लाइंट्स हैं उनको रिकमेंड किया हुआ है, और वो मुझसे सजेशन भी लेते हैं
कि जब भी वो किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हायरिंग करते हैं तो वो हमसे या मुझसे एक दफ़ा सॉर्ट आउट करने के बाद कैंडिडेट को एक दफ़ा मस्त मुझसे सजेशन लेते हैं कि जस्ट गिव योर 5 मिनट ओनली, कि दिस इज़ द गाय वी आर गोइंग टू हायर, एवरीथिंग डन, नो वी हैव टू गिव हिम द ऑफर लेटर, सो प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। और समटाइम इवन के हायरिंग हमारे थ्रू करवाते हैं, क्योंकि वी नो विच काइंड ऑफ अ कैंडिडेट इज़ बेस्ट फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मस्ट इन्वेस्टर को करना चाहिए, गुड प्रोफेशनल हायर करें, टेक रेलिवेंट ऑडिट और अकाउंटिंग फर्म एडवाइस आल्सो, और आप उनके थ्रू अगर आप हायर करेंगे तो आई थिंक इज़ द बेस्ट। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कंसल्टेंसी कंपनी है उसके थ्रू करें, क्योंकि उनको पता है कि ये राइट कैंडिडेट है या नहीं। यस, वो फिल्टर आउट करके फिर उनको रिकमेंड करके वो पर्टिकुलर पर्सनल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे ये जब हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे थे तो फारूक साहब की बात से ये समझ में आता है कि यस, ऑडिटर का रोल और इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अब आपके इवन दो आपको ऑडिट करवाना है एज अ रूल ऑफ द लॉ इट्स 50 मिलियन दिरम्स, आप 50 मिलियन दिरम्स के नीचे भी टर्नओवर है आप करवाओ ऑडिट। इससे मुझे एक अच्छी न्यूज़ ये लगती है जो हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स हैं उनके लिए, कि देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ऑलरेडी एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द यूएई मार्केट। आप टैक्सेशन अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, टैक्सेशन फील्ड जो है वो अब इंक्रीज हो रही है। तो एक एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉयमेंट को यहाँ आना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप हो जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी इन फ्यूचर आने वाली है, बिकॉज अ कंपनी इज इन अ टैक्स पीरियड, उनको टैक्स अब लगना शुरू हो चुका है। यू विल नीड अ गुड अकाउंटेंट, you will need a good taxation head, you will need a good indirect taxation head। तो अपॉर्चुनिटी सर आपको क्या लगता है मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत होगी मार्केट में? अभी हम एक डिफरेंट इरा में हैं। अभी पास्ट में जब हमने क्वालिफाइड किया 20 इयर्स बैक तो डिफरेंट सिनेरियो था। अब डिजिटल लाइफ हो गई है। यस, डिजिटल ये टेक्नोलॉजी के आने से कंपटीशन बढ़ गया है। अब हम ब्लेम नहीं कर सकते कि आई हैव दिस एबिलिटी सो आई एम नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी। नो, सॉरी, इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो एक मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट और ऐड करूँ। मैंने कहा कि प्रोफेशनल आप अकाउंटेंट हायर करें। प्रोफेशनल अकाउंटेंट हायर करने का ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो। अभी बीकॉम है, मैंने बहुत सारे अच्छे लड़के देखे हैं जो बीकॉम हैं, जो आईसीए पार्ट क्वालिफाइड हैं या कोई और भी हैं। तो उनको अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग सीएमई या सीपीडी कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो अपनी कर रहे हैं, तो इवन तो वो क्वालिफाइड नहीं है, स्टिल बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं। क्योंकि ये तो एक माइंड है। अगर आपका अच्छा माइंड है, अच्छे लॉजिकली आप सोचते हैं, तो यू कैन बी अ गुड अकाउंटेंट। तो इसलिए जो इन्वेस्टर हैं वो ये ना सोचें कि हम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट रखेंगे तो वो कॉस्टली बहुत हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बीकॉम हैं या पार्ट क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेक श्योर करें कि वो प्रॉपर सीपीडी हो। आप जब भी हायरिंग करें, क्लाइंट की जो आपका कैंडिडेट जो आप हायर कर रहे हैं उस कैंडिडेट की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इवन बैचलर डिग्री आप लें, प्लस उससे कहें कि जस्ट शो मी यूर सीपीडी आर्स, यूर सीएमई आर्स, कंटिन्यू जो आप लर्निंग करते हैं वो आर्स दिखाएं। उससे क्या होता है कि एक बी कॉमर भी अगर एवरी ईयर कोई 10-20 आवर्स स्पेंड करते हैं अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो ही कैन बी अ गुड अकाउंटेंट। तो वो कॉस्टली भी नहीं होगा। यस सर, ये एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट है। और सर बात करते अगेन हम आते हैं ऑडिट के टॉपिक पे। तो यूजुअली सर देखो, जो ये पॉडकास्ट देखने वाला है वो आइदर अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट और आइदर अकाउंटिंग गाय होगा। तो ऑडिट की सर प्रोसेस तो सब पता है सबको कि भाई सेल्स चेक करना है, परचेस चेक करना है, एक्सपेंसेस चेक करने हैं, बैंक स्टेटमेंट्स चेक करने हैं, रिकनसाइल करना है। वो ऑडिट सबने लर्न किया हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है ऑडिट में क्या होता है। इंटरनल ऑडिट्स हो गए या एक्सटर्नल ऑडिट्स हो गए, एवरीथिंग। तो हम उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते।
लेकिन सर, यू बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, मी बीइंग फ्रॉम इंडिया, कहीं ना कहीं लॉज ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज के सेम सेम लाइंस पे होते हैं। तो ऑडिट के लॉज भी ऑब्वियसली जो हमने ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ऑडिट की एक जो लैंग्वेज है वो तो एक जनरल वो है। तो यूएई में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है कंपेयर टू, बिकॉज यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और आई एम फ्रॉम इंडिया, तो कंपेयर टू पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि आपके इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी फ्रेंड्स भी हैं, बहुत वन ऑफ ज्यादा देम आप। तो सर मैं तो हूँ, लेकिन मैं जब यूएई में नहीं था उसके पहले भी आपके काफी फ्रेंड्स हैं, मैंने आपके सुना हुआ है आपसे। नो डाउट वो जो हमारी कम्युनिटी है इंडिया पाकिस्तान की यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, दे वर्क टुगेदर क्लोजली। बहुत सारे क्लाइंट्स इंडियन क्लाइंट्स हैं वहाँ पे, क्वालिफाइड इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, तो बहुत नॉलेज शेयरिंग में बड़ा एडवांटेज होता है। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि बैक देयर इन द कंट्री वी आर फॉलोइंग ऑल द ऑडिट रूल्स, यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ चीज है जो पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहोगे, कुछ यूनिकनेस ऑडिट में ध्यान रखने जैसे, जैसे आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया ऑन बोर्डिंग के वक्त एएमएल, उसके अलावा ऑडिट टाइम पे कुछ ऐसा कोई पॉइंट है आपको जो जहन में आता है? ऑडिट जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, एक थोड़ा सा जो हमारे कंट्रीज़ और इस कंट्री में डिफरेंस है, ये कंट्री नो डाउट डेवलप्ड कंट्री है और मैच्योर इकॉनमी जो है बड़ी मैच्योर हो रही है, अभी टैक्सेशन आने से और मैच्योर हो जाएगी। हमारे कंट्रीज़ में अभी तक मैनुअल हम बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं। यहाँ पे आपको फुल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी आपके पास है। तो एक तो डिफरेंस ये है कि टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ करना है, तो जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ये आपकी लाइफ को ईज़ ऑफ लाइफ कर देता है। एग्जांपल, अभी यहाँ पे क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, तो आप क्लाइंट की एक्सेस ले लें और बहुत सारी चीज़ें आप वहीं से मैं देख सकते हैं। वन, डजेंट मीन कि आप ऑफिस में बैठ के करें, यू हैव टू विजिट द क्लाइंट प्रेमिसेस। तो और दूसरा क्या है कि जो हमारे यहाँ पे यूएई में जो अकाउंटेंट हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस नई जो चेंज है, जो शिफ्ट है, इसमें जा रहे हैं, तो मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक, हमने अभी बात की इन्वेंट्री काउंट की, स्टॉक काउंट की। दूसरा, प्लीज़ आप जब ईयर एंड पे पहुँचें तो अपने सारे कस्टमर्स और सप्लायर को जो कंफर्मेशन है वो भिजवाएं। मेक श्योर करें जब आप ईमेल करें आप अपने ऑडिटर को सीसी करें, ताकि जब भी कंफर्मेशन क्लाइंट की तरफ से आएगी तो वो इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन, जो ऑडिटर, हम एज ए ऑडिटर हैं तो हम रिलाई करेंगे कि जी ये डायरेक्ट आई है। तो क्योंकि अगर जब आप दे रहे होते हैं हमें कंफर्मेशन, तो फिर भी एक ऑडिटर का डाउट ही रहता है कि पता नहीं ये सही भी है कि नहीं। एक आप कंफर्मेशन कस्टमर और सप्लायर की, फिर आप बैंक कंफर्मेशन लाजमी करवाएं, वो ईयर एंड पे लाजमी भिजवा दें, ऑडिटर को सीसी करें ऑलवेज। कोई भी आई थिंक इससे पहले भी जो ये जो प्रोसेस है, इससे पहले आप अपने ऑडिटर के साथ बिफोर टाइम उनको ऑन बोर्ड करें। एग्जाम्पल, दिस इज द राइट टाइम, नाउ वी आर इन सेप्टेम्बर, अक्टूबर, मस्ट एंगेज यू विद योर ऑडिटर। यस। डोंट वेट फॉर that next year 30 September 2025 filing and you are visiting the auditor on 1st of September 2025। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऑडिटर के लिए, रिस्की हो जाएगा, और आई थिंक आपको प्रॉब्लम आएगा कि मे बी आप टाइमली फाइलिंग ना कर सकें। ओके सर, ये प्रॉब्लम जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जो डेटा जो है वो ऑन अ लाइटर नोट, डेटा जो है वो लास्ट डे पे आना या कुछ डेज बाकी हो तब आना, तो हम इंडिया में इसके बारे में हम बात भी कर रहे होते थे, हम बोलते जो क्लाइंट में प्रॉब्लम होता है ना वो लेट आता है, ताकि हम मिस कर जाए कुछ चीज़ें। एग्जैक्टली। तो ये तो सर एक ऑन अ लाइटर नोट है, पर आपने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया इसके बारे में कि आप ऑडिटर को जल्द से जल्द एंगेज करें, इवन टैक्स टैक्स कंसल्टेंट्स को जल्द से जल्द एंगेज करें। वो आपकी मिस्टेक्स आपको अभी बता देगा यूएई कॉर्पोरेट टैक्स में कि ये सारी चीज़ें आप मेंटेन नहीं करो, यू आर नॉट मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंटेशन, हाउ वुड दैट एक्सपेंस बी अलाउड व्हेन अथॉरिटी आस्क यू फॉर द प्रूफ दैट ये एक्सपेंस आपने किया हुआ है। तो यूएई में तो सर ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल जो हम कभी और कोई पॉडकास्ट में एक डिस्कस पॉइंट मैं करेंगे। ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा बैंक कंफर्मेशन है, कस्टमर सप्लाई की कंफर्मेशन है,
कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, तो हम रिकमेंड करते हैं, हाईली रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन, मेरा ख्याल है हमने तो अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया सर टाइमली। प्रॉपर्टी हम उसकी बात कर रहे हैं जो बुक्स में कंपनी के नाम पे, राइट? ऑफ कोर्स। पर्सनल इनकम टैक्स यहाँ नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी आपके नाम पे, आप उससे रेंट ले लीजिए, उसको सेल आउट कर लीजिए, उसमें कोई टैक्स अभी नहीं है। यस, एब्सोल्युटली राइट। कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी सेलिब्रिटी की अगर प्रॉपर्टी है यूएई में, तो उसके ऊपर जो भी इनकम ले रहा है कोई टैक्स नहीं है, तो पर्सनल नहीं है। यस, कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑडिट भी हम कंपनीज का ही करते हैं। तो जब आप, जिनकी प्रॉपर्टी है या प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हैं, हाईली मतलब मटेरियल अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है, तो उनको वैल्यूएशन हमने तो रिकमेंड किया था 2023 में कि आप वैल्यूएशन करवा लें, क्योंकि उस वक्त जो भी वैल्यूएशन आप करते, जो भी गेन लॉस था, वो उस वक्त फ्रीज हो जाना था। यस। तो अब अगर आप अब वैल्यूएशन करवाते हैं, तो इसका मतलब आप इस साल, एग्जांपल आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक क्लाइंट है अगर आज वैल्यूएशन करवा रहा है या नेक्स्ट ईयर करवाएगा, तो क्या होगा कि आपकी ओपनिंग में तो कुछ गेन लॉस आ ही नहीं रहा, तो आप रियलाइज बेसिस पे या अनरियलाइज बेसिस पे जब कॉर्पोरेट टैक्स को आप अकाउंट फॉर करेंगे, देखेंगे, तो हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि रियलाइज बेसिस पे जाएं। तो उसके लिए वो वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी थी कि 2023 में आपकी कितनी वैल्यू थी, तो वो डिफरेंस पे, जो डिफरेंस गेन होगा या गेन और लॉस जो भी होगा, उसके ऊपर टैक्स इम्पैक्ट करेगा। यस। तो इसलिए ये वैल्यूएशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली करवाई होगी क्लाइंट्स ने, नहीं करवाई तो करवा लेनी सर चाहिए। जो प्रोएक्टिव क्लाइंट्स है, जिनको, जैसे कि हम जिनका इम्पैक्ट असेसमेंट जो करते हैं क्लाइंट्स का, अभी हमने लास्ट ईयर जो, यू कैन से फ्रॉम लास्ट जून टू टिल डेट, काफ़ी क्लाइंट्स ने हमें अप्रोच किया। हमने काफ़ी क्लाइंट्स को समझाया, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, कि गो फॉर अ कॉर्पोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट, ताकि आपको पता चले कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, आपको क्या इम्पैक्ट आने वाला है, आपके कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, हाउ यू नीड टू बी रेडी फॉर द कॉर्पोरेट टैक्स। फिर वही इम्पैक्ट करते करते कुछ क्लाइंट्स है जो हमें बोलते हैं कि हमारी टीम को, फाइनेंस टीम को ट्रेनिंग दे दो, तो ट्रेनिंग्स भी हमने करवाई। इम्पैक्ट करते करते पता चलता है यस देर आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो उनको गाइडेंस देना that these are the related party transactions and are not at arm's length according to us। तो आप इसकी बेंचमार्किंग स्टडी करवा के इसको प्रॉपरली आर्म्स लेंथ पे ले आए। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकलिटीज है कॉर्पोरेट टैक्स की, जो एक सेपरेट उस पर एक हम सेशन कर सकते हैं, क्योंकि बात चल रही है ऑडिट की। तो और सर, मैं पहले से, फ्रॉम द डे आई हैव बीन इन यूएई, मैं जो टीम के साथ काम कर रहा हूँ एज अ पार्टनर, मैंने उनको बोला था कि ऑडिटर जो है, ऑडिट, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये तीन टीम को क्लोजली वर्क करना ज़रूरी है। अगर आप क्लोजली वर्क नहीं करोगे या डिपार्टमेंटल वर्क करोगे, आप अपने क्लाइंट को आउटपुट ही नहीं दे पाओगे। एंड अभी हम सर देख रहे हैं ऑफिस पे, तो ये होता है कि सारी टीम जो है ना, फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी फॉर्मेशन टीम, उनको भी हम हमारे साथ क्लोजली वर्क करना पड़ता है, बिकॉज यू आर रिकमेंडिंग अ डेजिग्नेटेड फ्री जोन, ये वो, 0% कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत सारी चीज़ें। तो कॉर्पोरेट सर्विसेज टीम भी है, वो भी हमारे साथ क्लोजली वर्क करती है। अकाउंटिंग को तो करना ही है, ऑडिटिंग टीम भी अब क्लोजली वर्क करती है, क्योंकि वो डिफर्ड टैक्स असेट डिस्क्लोजर, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, बहुत सारी चीज़ें। सर मैंने तो एक चीज़ और देखी है कि जब हम फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस या हमारी एडवाइजरी टीम ड्यू डिलीजेंस कर रही होती है, तो उसमें भी टैक्स का एंगल तो फिर आ ही जाएगा। तो सर आप सोचिए कि सिर्फ ऑडिटर नहीं, एक टैक्सेशन एक्सपर्ट का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन यूएई कॉर्पोरेट टैक्स। एग्जैक्टली। देखें, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की आपने बात की है, ये तो मेन अब सेंटर में आ गया ना, मेन यस। पॉइंट है। अब जब कंपनी सेटअप करते हैं, अब बहुत सारे क्लाइंट हमें अप्रोच करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, इफ़ दे वांट टू ओपन ब्रांच आउटसाइड और इनसाइड, या एक कोई उनके रिकमेंडेशन से हमें क्लाइंट आ जाता है कि जी माय फ्रेंड है या जो भी है, तो क्लाइंट है तो वो सेटअप कंपनी करना चाह रहा है, तो हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी यही कहते हैं कि प्लीज़ जब भी आप कंपनी सेटअप के लिए जाएं, बिफोर मूविंग, बिफोर गोइंग टू डू एनीथिंग, प्लीज़ टैक्स एजेंट से आप मस्ट एडवाइस लें। वो आपको बताएगा कि व्हाट इज़ गुड। हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी आई है हमारे पास
एक क्लाइंट कंपनी सेटअप करने जा रहा था, तो जब हमने उसको थारोली असेसमेंट की तो पता चला यार अगर ये इस तरह से फॉलो करे रूल्स को तो 0% टैक्स भी हो सकता है यस उसके सर, लिए। यस, एग्जैक्टली। तो सेटअप के लिए चाहिए आपको। फिर अकाउंटेंट के लिए टैक्स इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? अब अकाउंटिंग टीम की आपने बात की, तो उनको आईएफआरएस फॉलो करने हैं जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो जब आईएफआरएस फॉलो करने हैं तो फिर ऑडिटर का रोल आ गया, एडवाइजरी वालों का रोल आ गया। तो टैक्स रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। फिर तो अकाउंटिंग में अलाउेबल एक्सपेंसेस कौन से हैं, डिसअलाउएबल डिसअलाउेबल वन। कौन से हैं, तो ये सारे फिर टैक्स एजेंट का रोल आ गया। यस। तो ये जो आपने बात की है ना, ये सारे टीम को एज अ यूनिट, ज़रूरी नहीं है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप इंडिपेंडेंटली आपके अकाउंटेंट होने चाहिए, ऑडिटर होने चाहिए, एडवाइज़र होने चाहिए। इट्स सिर्फ क्लाइंट का जो अकाउंटिंग टीम है वो इन सबको क्लोजली काम करेंगे। ट्रस्ट मी, लेस कॉस्ट होगा, ऑन टाइम होगा और रिलैक्स ऑफ माइंड होगा। तो इसमें आपको, आप ऐसे कह लें कि जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है ना, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। सही है सर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। बात चल रही थी ऑडिट की, और मुझे पता था व्हेन वी गो फॉरवर्ड विद आवर डिस्कशन, टैक्सेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर लेगा। तो हम इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, और हम टैक्सेशन की डिस्कशन भी करेंगे विद फारूक साहब एज वेल, बिकॉज ही इज़ अ टैक्स एजेंट एज वेल। एंड कई और टैक्सेशन एक्सपर्ट्स को हम हमारे पॉडकास्ट में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद भी टैक्सेशन जो है वो 12-15 साल से मैं खुद भी कर रहा हूँ सर। तो वो उसका डिस्कशन जो है ना, वो आप काफ़ी लेंदी हो सकता है, काफ़ी टेक्निकल हो सकता है, और उसकी वजह से हमारे लिसनर्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। नॉलेज शेयरिंग से ही असल में आप लर्न करते हैं। यस। तो सर, आज का जो सेशन हमारा रहा है वो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, आई होप फॉर आवर लिसनर्स। और उनकी जो क्वेरीज थी, जो क्वेश्चंस आए थे मुझे, जो फीडबैक आए थे, तो वो भी हमने सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर अगेन एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट एंड गिविंग द इंसाइट्स अबाउट हाउ यू डू योर वर्क। आप एज अ ऑडिटर आप किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस इनसाइट्स। थैंक यू अगेन। होपफुली सून हम डिफरेंट जो कम्प्लेक्स एरियाज हैं उसके ऊपर भी। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरह हम हमारे चैनल पे बिजनेस, टैक्सेशन, ऑडिट, इनसाइट्स यूएई की, इंडिया की, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बस हम मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप भी हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, सो दैट हम भी मोटिवेटेड रहे। बिकॉज हम ये जो मेहनत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को जो आउट ऑफ यूएई है उनको इंसाइट्स मिले यूएई का। और जो इंडियन टैक्सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडियन टैक्सेशन है तो उसके बारे में भी इंसाइट्स मिले। तो ये जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके उसके लिए हमें मोटिवेशन की भी बहुत ज़रूरत है, हमारा टाइम है, एफर्ट्स है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।